डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मशीन डिजाइन के अंदर, जैसा कि आप टॉपिक भी देख रहे होंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चूँकि आप पढ़ चुके हैं, आई विल नॉट गो इन दैट मच डिटेल, बट ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो और एक बेसिक कॉन्सेप्ट चूँकि आज हम डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ। जो मशीन डिजाइन में कुछ ऐसे टर्म हैं जिनकी बहुत फ्रिक्वेंटली एप्लीकेशन है, उसका कॉन्सेप्ट यदि आप नहीं समझते हैं, उसका जो है इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, then again and again it will create problem to understand the concept and topics of the machine design। तो सबसे पहला यदि हम बात करें जो है मशीन डिजाइन की, मशीन की यदि हम बात करें, तो मशीन ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि ऐसा कोई मशीन है कि जहां मास ही ना हो ही नहीं सकता है। जहां वेलोसिटी ना हो, जहां एक्सेलरेशन ना हो, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां फोर्स ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी दुनिया का मशीन हो, चाहे सिंपल एक जो है नेल कटर क्यों ना हो, उसमें भी आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, देयर इज वेलोसिटी। यदि नहीं होगा तो काम हमारा चलेगा ही नहीं। अब इसी सीक्वेंस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है वो भी बताए थे आपको, यूनिट्स बताए थे आपको, ठीक है। अब वो यूनिट्स का कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है ना, थोड़ा सा हमने आपको समझाया था। आज फिर से एक बार समझ लीजिए। तीन चीज का यूनिट सबसे पहले याद रखिए, लेंथ, ठीक है ना, मास और टाइम। इसी से हमारा काफी सारा काम हो जाएगा। लेंथ का यूनिट मीटर लेंगे, एसआई यूनिट, मास का केजी लेंगे और टाइम का सेकेंड लेंगे, ठीक है। अब उसी हिसाब से मास का यूनिट क्या होता है, केजी, बताने की अब जरूरत नहीं है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन या इसी को आप लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जो है मास हो गया आपका, मास समझ गया। मास मतलब क्या, mass and weight both are different thing। mass is independent from the gravity, mass is independent from the gravity। और weight यदि हम बात करते हैं तो mass into gravity, मतलब weight and force are similar। तो ये kg into न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगेन आ गया। इस g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है। तो वेट को हम लोग जनरली W से इंडिकेट करते हैं, तो ये याद रखिएगा, W इक्वल टू होता है mg, ठीक है। एक चीज याद रहेगा। अब दूसरा टॉपिक आता है इनर्सिया। अब देखिए ये इनर्सिया एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है ना। अब इनर्सिया का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी कैन नॉट मूव और इटसेल्फ नॉट चेंज द मोशन इम्पार्टेड टू इट। मतलब इसको समझिए कि कोई बॉडी है, इनर्सिया वह एक फेनोमेना है कि बॉडी यदि चल रही है तो चलते रहना चाहेगी, और रुकी हुई है तो रुकी हुई रहना चाहेगी। जो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना चाहेगा। कंडीशन चेंज को रेजिस्ट करने का एक जो पैरामीटर है, दैट इज द इनर्सिया, ठीक है। अब इसी में मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया आप पढ़े होंगे, मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम के स्क्वायर, मतलब मास इंटू रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर, ठीक है। और एक होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया, या जो है मोमेंट ऑफ मोमेंट या सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसको बोलते हैं। और ये होता है मीटर टू द पावर 4 या रेडियस टू द पावर 4। इसका यूनिट जो होता है मीटर टू द पावर 4, याद रखिएगा, ठीक ना। क्योंकि यूनिट क्या हो गई, ए आर स्क्वायर। ए मतलब क्या, एरिया, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और आर क्या है, रेडियस, मतलब मीटर का स्क्वायर अगेन, ठीक है। उसके बाद जो है इनर्सिया हो गया। तो अब इसको समझ गए आप। उसके बाद थोड़ा सा समझिएगा क्या, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। अब क्या होता है लॉ ऑफ मोशन में भी तीन चीज बताएंगे हम आपको। पहला तो आप पुश और पुल का नाम सुने होंगे। ये कोई बॉडी है,
इसको आप या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो क्या होगा, ये बॉडी जो है या तो हो सकता है आगे मूव कर जाएगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया और ये बॉडी मूव नहीं किया, फिर जब 100 न्यूटन मूव लगा किया, आपने फोर्स लगाया, तब ये मूव करके इधर आ गया, बॉडी क्या हो गया, इधर मूव कर गया। क्यों मूव कर गया, 10 में क्यों नहीं मूव किया, क्योंकि जब आप 10 लगा रहे थे तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, एफ जो है लग रहा था फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको कि म्यू आर, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, वो अभी हम नहीं शो कर रहे हैं। तो एक तो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ, तो अब बॉडी क्या हो गया, मोशन में आ गया। मोशन किसके चलते आया, मोशन किसके चलते आया, फोर्स के चलते, पहला चीज। दूसरा चीज, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने इधर 10 न्यूटन लगाया और हमने भी इधर 10 न्यूटन लगा दिया, आपने इधर 100 लगाया, हमने भी 100 लगा दिया, इक्वल एंड अपोजिट। आप रामायण देखे होंगे ना, बजरंगबली जाते रहते हैं लंका तो सुरसा मिलती है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासी दून कपि रूप दिखावा। जितना आप इधर से लगा रहे हैं उतना ही हम इधर से लगा देंगे, तो बॉडी कहाँ मूव होगी, नहीं होगी, बॉडी मूव नहीं होगी। तो होगा क्या, मोशन तो होने से रहा, जब मोशन नहीं होता है और दोनों तरफ फोर्स आप लगा रहे हैं तो क्या होगा, बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इसी डिफॉर्मेशन को हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े हैं, ठीक है ना, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिफॉर्मेशन पे है। और यदि मोशन हो गया तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, ठीक है। जहां मोशन और डिफॉर्मेशन दोनों की संभावना है वहां मशीन डिजाइन हो गया, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा सा हम लोग देखें तो पहला आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या बोले, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ईच एंड एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यदि ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, आप इसको मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो इट विल हैव रेजिस्टेंस। यदि वो चल रहा है बॉडी तो चलते ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, जो हमने आपको अभी इनर्शिया समझाया यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। उसी तरह से सेकेंड लॉ की बात करें हम, जब सेकेंड लॉ की बात करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स, ठीक है। दैट मीन्स कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, मास, सीधा हम लिख देते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब एम भी, ये मोमेंटम हुआ, अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज हो गया, ठीक है ना, एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी भी मूव करेगी, याद रखिएगा। थर्ड लॉ, ये तो बहुत आसान है। थर्ड लॉ मतलब ईच एंड एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगेन यदि हम बताएं तो जो है, जब हनुमान जी जा रहे थे लंका तो जब छलांग लगाए हैं, ठीक ना, पर्वत के ऊपर, ठीक ना, तो जही गिरी चरण देई हनुमानता, चले का पताल तुरंता, मतलब इतना जोर से उछले कि एक्शन का रिएक्शन हुआ। तो हनुमान जी तो उछल करके लंका पहुंच गए इधर, लेकिन इधर ये जो पहाड़ से जो उन्होंने छलांग लगाई थी, ये पहाड़ कहाँ चले गया, पताल में चले गया। तो एक्शन का रिएक्शन देखिए, उस जमाने के लोग जब रामायण लिखे तो उस समय की टेक्नोलॉजी भी यही थी, कॉन्सेप्ट वही था। ऐसा नहीं कि न्यूटन आ गया तो जो है ये कॉन्सेप्ट आई, चीजें तो उस समय भी थी, अभी भी है, लेकिन उसको किताबों में लिखने वाला कोई व्यक्ति था तो वह था न्यूटन, समझने वाला कोई व्यक्ति था तो न्यूटन। चीजें तो पहले से ही हो रही है, बारिश जो है आज से थोड़े हो रही है, बारिश तो सदियों से हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है वह आज हम विज्ञान के थ्रू समझ पाते हैं। अब पहले लोग सिर्फ बारिश का आनंद लेते थे, अरे हो रही है तो आनंद ले लो, नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। साल में यही
3-4 महीने बारिश क्यों होती है, सालों भर क्यों नहीं होती है, ये सारी चीज़ें आज के डेट में आप विज्ञान के सहायता से समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। अब सेकेंड लॉ बेसिकली क्या है, ये फोर्स को डेराइव करता है। किसको? फोर्स को डेराइव करता है। ठीक है ना। अब फोर्स क्या है, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई चीज है, खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और यदि हम बात कर रहे हैं मशीन डिजाइन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यदि कुछ है तो फोर्स है। बिना फोर्स का तो हार्ट बीट भी नहीं चलता है दोस्त, उसमें भी ताकत लगानी पड़ती है। ताकत ऑटोमेटिक लगता है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। फोर्स नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा शरीर में, तो कैसे काम चलेगा। ताकतवर बनिए, तन से, मन से, बुद्धि से, तीनों चीज से ताकतवर बनिए, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। कई बार हम बता चुके हैं इस चीज को। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मोमेंटम की। ठीक है ना। सेकेंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। भाई कम मास है ज्यादा वेलोसिटी है, या ज्यादा मास है कम वेलोसिटी है, तो टकराएंगे तो सेम फर्क पड़ेगा। ठीक है। कोई बच्चा है भले छोटा है और बहुत जोर से दौड़ते हुए आगे दीवार से टकरा गया, ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो गया, हाई हो गया। उसी तरह से ट्रेन है, ट्रेन हेवी ट्रेन है, मास बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी कम भी रहेगा, टकराएगा तो खतरा ज्यादा है। ठीक है। तो जहां स्पीड ज्यादा रहेगा वहां तो खतरा है ही है, लेकिन मास यदि ज्यादा है स्पीड कम है तो भी खतरा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए होना क्या चाहिए मोमेंटम कम करने के लिए, कि मास कम है तो वेलोसिटी भी कम रखो, मास ज्यादा है तो वेलोसिटी रखो, तो बैलेंस भी हो पाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार आप बाइक चलाते होंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हल्की फुल्की बाइक चलाइएगा, बहुत स्पीड से आप चला रहे हैं, 90 के स्पीड से चला रहे हैं, चलाइएगा मत, मैं बता रहा हूं, सिर्फ 90 के स्पीड से आप चला रहे हैं, और अचानक से कुछ आया और आप ब्रेक मारते हैं। तो ब्रेक जब मारते हैं ना, तो गाड़ी क्या होती है, स्किड कर जाती है, क्योंकि इसके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मास एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो मोमेंटम अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है। दूसरा चीज, यही कार आप चलाइए 90 किलोमीटर पर आवर, या कोई बुलेट मोटरसाइकिल चलाइए, बुलेट मोटरसाइकिल चलाइए 90 किलोमीटर, कुछ नहीं होगा, आप ब्रेक मारेंगे गाड़ी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जो है मास एडजस्टेड है। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, कोई बहुत दुबला पतला आदमी है और बहुत लंबा है, 7 फीट का लंबा है, देखने में कैसा लगता है, कैसा लगता है, कार्टून की तरह। लेकिन यही 7 फीट का है और मांस भी है उसके शरीर में, मांस भी है, तो देखने में सुडौल लगेगा। ठीक है। तो दैट शुड बी एडजस्टेबल। सिर्फ हाइट हो जाए, शरीर में मांस रहे ही नहीं, तो मजा नहीं आएगा। तो ये था हमारा मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज द मोमेंटम। ठीक है। अब यदि हम गाड़ी स्टार्ट किए तो हमारी मास तो कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी v1 है, और जब चल रहे हैं तो v2 हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम चेंज हुआ, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान दीजिए, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डी एम इधर निकाल लीजिए, तो v1 माइनस v2 अपॉन क्या हो जाएगा, dt, और यही क्या हो जाएगा, m इंटू डी वी अपॉन डी टी, और यही क्या हो जाएगा, m इंटू एक्सेलरेशन, और यही फोर्स हो गया आपका। ठीक है ना। तो यही हो गया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, याद रखिएगा। ठीक है। तो अब आई थिंक कि कहीं कोई इसमें डाउट वाला सवाल नहीं है। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आपको बता दिया है। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है ना, आई इंटू ओमेगा। अब आई का भी हम बता चुके हैं आपको, थोड़ा सा आई बता ही दे, क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या है ये, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली होता क्या है, कैसे निकालते हैं, कोई रेफरेंस लाइन है, कोई मास पार्टिकल है m1 m2 m3 m4,
और ये डिस्टेंस r1 पे है, ये r2 पे है, ये r3 पे है, ये r4 पे है, ये r5 पे है, etc है। ठीक है। अब आप इसका I निकालते हैं तो क्या हो जाता है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, होगा कि नहीं। इसी को कंबाइंड वे में निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाता है, एम के स्क्वायर। के क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास। हम ये सपोज करते हैं कि पूरे जो मास इधर तितर बितर था, अलग अलग था, ये पूरा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है और इसकी डिस्टेंस क्या है, के, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है ना, होल मास इज कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस। ठीक है। इसी तरह से इसका एक पैरेलल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स कि अबाउट इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस हमेशा निकालते हैं। ठीक है, तो वह निकालते हैं आई पी इक्वल टू आई जी, मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स कि पैरेलल थ्योरम से निकालते हैं इसको। ठीक है ना, क्या है कि कोई बॉडी है आपका, इसकी एक्चुअल एक्सिस तो ये है, लेकिन हम निकालना चाहते हैं इसके अबाउट। ठीक है ना, ये आपका एक्चुअल एक्सिस है। ठीक है, जिसको कि न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं या सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं जी। ठीक है ना, तो इसके अबाउट आई जी है और आप निकालना चाहते हैं इसके अबाउट। ठीक है ना, इस ए बी के अबाउट, ये कोई लाइन है, ठीक है ना, ए बी, इसके अबाउट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, एच है, तो ये आई जी इसके अबाउट तो मालूम है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, तो आई जी और प्लस ए, या यहाँ पर चूंकि एरिया मोमेंट निकाल नहीं रहे हैं, आप मास निकाल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, मास इंटू एच स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये पैरेलल थ्योरम है। उसी तरह से एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी होता है कि आप इसी को ये एक्स के अबाउट निकाल सकते हैं आप और ये वाई के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर आई पी निकालेंगे यदि आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, तो आई एक्सेस के अबाउट प्लस आई वाई वाई के अबाउट। ठीक है, तो जनरली जैसे ये सर्कल है, ठीक है ना, तो इसका एक्स के अबाउट आप निकालें या वाई वाई के अबाउट निकालें, क्योंकि सिमेट्रिकल है दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। एंगुलर मोमेंट के बाद, एंगुलर मोमेंटम के बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है टॉर्क। ध्यान दीजिएगा, टॉर्क और मोमेंट, ठीक है, दोनों चीज ध्यान दीजिएगा, टॉर्क और मोमेंट दोनों हम समझा देते हैं। मोमेंट में क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है ना, ये है और यहाँ पर आपका कोई कैंटिलीवर भी है। अब यहाँ पर आपने लोड लगाया, क्या है, यहाँ पर लोड लगाया, तो ये जब लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा, बेंड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, मोमेंट जनरेट होगा, और ये मोमेंट क्या होगा, ये फोर्स इंटू लेंथ। ध्यान दीजिएगा, फोर्स इंटू लेंथ, क्या होगा, फोर्स इंटू लेंथ। अच्छा, अब टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होगा, अब कोई नट बोल्ट तो खोलते होंगे ना आप, ठीक है ना, नट बोल्ट खोलते हैं कि नहीं, तो वहां पर जो आप, जैसे ये नट बोल्ट है, ठीक है ना, अब इसको रिंच से आप खोल रहे हैं, ठीक है ना, या ट्यूबवेल है, ठीक है ना, ये ट्यूबवेल आप देखे होंगे, और इसका ये हैंडल है, इस हैंडल को आप कंप्रेस करते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे फिक्स है, इसको आप चलाते हैं, ठीक है ना, तो ये पानी निकलता है, तो इसको जो है ये क्या क्रिएट करता है, टॉर्क। ठीक है ना, जो एंगुलर इफेक्ट क्रिएट करता है ना, जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बाइक की व्हील है, ठीक है ना, बाइक की व्हील है, तो क्या होती है, रोटेटिंग में रोटेशनल जो भी होता है, जैसे आप सुने होंगे ना, जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चले खिलौना, दैट इज द टॉर्क। जैसे ये पेन है, इसको आप ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट कर रहे हैं कि नहीं, अब यहाँ फ्री टू ट्विस्ट है, ठीक है ना, लेकिन अब हम लेफ्ट हैंड को छोड़िए, अब इसको आप ट्विस्ट करेंगे तो ट्विस्ट होगा नहीं, ये ट्विस्ट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना, घूमेगा नहीं बल्कि रोटेट नहीं करेगा, ट्विस्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग मोमेंट, और उसी से निकलता है टॉर्क। ठीक है ना, और टॉर्क होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इज बेसिकली आई इंटू डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है, ये आई डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या होता है, अल्फा। ठीक है, आई अल्फा। तो जैसे आप फोर्स निकाले थे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये क्या होता है लीनियर टर्म में, और एंगुलर टर्म में क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो आई किसका काम कर रहा है, मास का, और एंगुलर एक्सेलरेशन किसका काम कर रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्म आइए,
वर्क, अब वर्क समझिए तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ तक, ठीक ना, ये फोर्स F लगाने के चलते ये डिस्टेंस कितना कवर किया, x, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। अब यही जो है यदि एंगुलर है, क्या है, एंगुलर है, एंगुलर कैसे होगा कि जैसे कोई आपका व्हील है, अब इस व्हील को आपने रोटेट किया और यहां से जो है यहां तक आ गया, मतलब ये एंगल कितना कवर किया, ये थीटा, तो क्या हो जाएगा, आपने यहाँ क्या अप्लाई किया है, टॉर्क, तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा आपका टॉर्क अप्लाइड इनटू एंगुलर ट्विस्ट, ठीक है, एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन टॉर्क अप्लाइड इनटू थीटा, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक जो है कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। वर्क, वर्क के बाद जो है बहुत सिमिलर एक टर्म है, दैट इज द पावर, मैं यही लिख देता हूं, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, वर्क काम करने में कितना टाइम लगा, ठीक ना, वर्क डन अपन टाइम, कोई काम जो है कोई 10 मिनट में कर रहा है, कोई 5 मिनट में कर रहा है, इसका मतलब कि 5 मिनट में जो कर रहा है उसके पास पावर ज्यादा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। जनरली हम लोग इसको वाट से इंडिकेट करते हैं, इसका यूनिट जो है क्या होता है, वाट, या वर्क डन यदि आप निकालेंगे तो ये न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, बता चुके हैं, तो ये जूल पर सेकेंड भी हो जाएगा, ठीक है ना। एक पावर यदि आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं तो पावर इक्वल टू टी इंटू ओमेगा भी होता है, ये वर्क डन नहीं है, ओमेगा है, एंगुलर जो है स्पीड, ठीक है, तो ये भी होता है, ठीक है ना। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2πn/t/60, ये भी जो है आप पढ़े होंगे, n क्या है, आरपीएम, t क्या है, टॉर्क, ठीक है। उसी तरह से इफिशियंसी भी निकालना हो किसी भी मशीन का, तो पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट, मशीन कितना पावर आउटपुट दिया, आउटपुट अपन इनपुट, हमेशा पावर के टर्म में निकालते हैं, ठीक है। अब लास्ट एक टर्म हम लोग का जो इंपॉर्टेंट टर्म बच रहा है, दैट इज द एनर्जी, इसको भी पढ़ लें, ठीक ना। अब एनर्जी क्या है बेसिकली, तो कई तरह की एनर्जी मिलेगी आपको, ठीक ना, कम से कम नहीं भी तो 20 टाइप्स की एनर्जी तो आपको मशीन डिजाइन में ही मिलेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। अब एनर्जी होती क्या है, ठीक है ना, एनर्जी होती क्या है, तो एबिलिटी टू डू दी वर्क, कैपेसिटी टू डू दी वर्क इज कॉल्ड बेसिकली एनर्जी, आपको काम करने के लिए ताकत है या नहीं अंदर में। अब ये एनर्जी जो है आपकी जो हो सकती है वो मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना, हीट एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना, आपकी लाइट एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना। और मैं बताता हूँ ना कि एनर्जी की बहुत ज़रूरी है, एनर्जी की डिमांड है पूरी दुनिया में, ठीक है ना, जैसे आप पेट्रोल फ्यूल करते हैं उसी तरह से एक अपना चैनल है जीवन दर्शन, ठीक है, जिसमें हम स्पिरिचुअल कंटेंट के ऊपर बात करते हैं, और उसमें जो है फ्लो होता है हमारा कॉस्मिक एनर्जी, क्या, कॉस्मिक एनर्जी, सारे एनर्जी से ऊपर है कॉस्मिक एनर्जी, जो हम लोग सुनते हैं ना कि ऋषि मुनि कई महीनों तक कई सालों तक भूखे प्यासे रह गए, कुछ नहीं हुआ, मतलब एनर्जी तो उनको भी चाहिए था जिंदा रहने के लिए या काम करने के लिए, तो एनर्जी उनको कहाँ से मिला, कॉस्मिक एनर्जी से। सुनते हैं कि वो बोल दिए कि आज बारिश हो जाएगी और हो गई, मतलब उनके अंदर उतनी एनर्जी थी, वो एनर्जी कहाँ से आई, कॉस्मिक एनर्जी से। तो ये कॉस्मिक एनर्जी दुनिया के सारे एनर्जी से मुझे लगता है कि ऊपर है। किसी की दुआएं, आप किसी से दुआ मांगते हैं ना, माँ बाप से आशीर्वाद लेते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, उस आशीर्वाद की जो एनर्जी है दैट इज द कॉस्मिक एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ ब्लेसिंग, एनर्जी ऑफ गिविंग, ठीक है, तो दैट इज द कॉस्मिक एनर्जी, ऑलवेज माइंड दिस थिंग, ठीक है। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अब एनर्जी जो यदि हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी, हमारे मशीन डिजाइन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, mgh, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है mgh, स्प्रिंग एनर्जी, ये स्प्रिंग है, ठीक ना,
अब इस स्प्रिंग को आप खींच लिए यहाँ तक, तो ये क्या होगा, अपने तरफ खींचेगा कि नहीं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेन एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, ठीक ना। अब यही स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है स्प्रिंग का, आपका हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक ना। यही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, रेजिलियंस, ठीक ना। इसी को प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम निकाल देंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा, प्रूफ रेजिलियंस, ठीक है। एक आता है टर्म आपका काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अच्छा एनर्जी जो है स्ट्रेन एनर्जी, तो एक तो लीनियर, एक आता है स्प्रिंग, जो अभी हम बार बार कभी कभी बोलते हैं कि जितनी चाबी भरी है राम जी उतनी चले खिलौना, स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है ना, स्पाइरल स्प्रिंग। तो उसमें जो एनर्जी लगती है कौन सा, हाफ इंटू शियर स्ट्रेस इंटू थीटा स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालेंगे, इन केस ऑफ रोटेशन, इन केस ऑफ रोटेशन में क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर रोटेशन दोनों हो, जैसे साइकिल का व्हील वो रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो उसको टोटल एनर्जी निकालते हैं, तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एट द इनिशियल मोमेंट टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दोनों साइड जो है, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ओनली, ठीक है। तो सो इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आज हम लोग ये छोटे छोटे कुछ टर्म्स पढ़े, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़े कि किस तरह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम लोग एप्लीकेशन मशीन डिजाइन में करते हैं, ठीक है। तो लास्ट के 2 मिनट में थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लें कि मशीन में हमने आपको बताया कि मशीन में ये 3 टर्म जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, लेंथ मास टाइम, इसी से सारे यूनिट डेराइव होते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको इनर्शिया बताया, लॉ ऑफ मोशन बताए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके साथ ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। m1 m2 अपन आर स्क्वायर, यही होता था ना कि दो बॉडी एक दूसरे से जो है किस फोर्स से एक दूसरे को खींचता है, यदि डिस्टेंस r है और ये m1 है और ये m2 है तो क्या हो जाएगा, m1 m2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है ना, m1 m2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से लॉ ऑफ मोशन के बाद जो है फोर्स की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, मोमेंटम की। तो हमने आपको एंगुलर मोमेंटम बताया, ठीक है ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स निकाल करके बताए, और साथ में ही जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बताए, पैरेलल थ्योरम एंड परपेंडिकुलर थ्योरम दोनों बता दिए आपको कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया सब कुछ क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो गया हुआ तो ये लाइफ लॉन्ग डाउट बने रह जाता है, रट करके जो है आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स। इफ यू are not able to apply the mathematics, then you will not be able to find the concept of engineering. इंजीनियरिंग को समझने के लिए एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन आपको सोचना पड़ेगा हर जगह। यदि आप एप्लीकेशन सोच पाते हैं तो वेल एंड गुड, एप्लीकेशन फिजिकल एप्लीकेशन नहीं सोच पाते हैं तो इनोवेशन क्रिएटिविटी नहीं आ पाएगी और फिर इंजीनियरिंग करने का मतलब नहीं निकलता है। तो सारे कॉन्सेप्ट को, और हम कई बार बोलते भी हैं कि आप जो भी वर्क करते हैं, ये वर्क को भी हमने समझाया, एंगुलर और लीनियर पावर हमने समझाया, और सबसे इम्पोर्टेंट की एनर्जी समझाया हमने। तो आप जो अपनी एनर्जी इधर उधर खर्च करते हैं ना, कहाँ पे, कहीं सिनेमा देखने में 4 घंटे में, कहीं दोस्तों के साथ फालतू गप करने में 10 घंटा आप निकाल देते हैं, ठीक है ना, मिलता जाता क्या है, कुछ नहीं। क्या मिलता है, कुछ नहीं, इट इज़ द टोटली वेस्टेज ऑफ द टाइम।
तो पुट योर energy to study the things, make your concept very much clear. English और हिंदी is not important, important is your technical knowledge. ठीक है, कुछ बच्चों को लगता है कि हम इंग्लिश सीखें, इंग्लिश सीखने में ही बहुत टाइम गंवा देते हैं, ठीक ना। आप टेक्निकल सीखिए, खूब रीड आउट कीजिए, खूब पढ़िए, थोड़ा मोबाइल से या जो है लैपटॉप से या टीवी से थोड़ा सा संन्यास लेकर के, थोड़ा सा समय निकाल करके किताब पढ़िए, जो भी आपके पास किताब है। जैसे मशीन डिजाइन का हमने आपको कई बार बताया कि जो है सिगले की सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है ना। तो मशीन डिजाइन की सिगले की बुक जो है थोड़ा पढ़िए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तो आपको ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक। आई होप कि जो है आप इसको समझें और समझे होंगे। आप मशीन डिजाइन की हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, इसमें लगभग 200-300 वीडियो है जो आपके बहुत ही काम के हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।